हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यम के क्लासेस में। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप लोग हमारे चैनल में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और अब तक हम लोगों ने क्लास 6 एनसीईआरटी बुक जिज्ञासा पुस्तक को कवर कर लिया है, जिसमें सारे चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया गया है। यदि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग उस सारे वीडियो को जा कर के देखिए, पढ़िए और अपने स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और आज आपको लोग के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है विज्ञान क्लास 7 के लिए है। हमारा क्लास 6 का जिज्ञासा जो नई किताब थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज से हम लोग क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, हमारे वीडियो पर शेयर नहीं किया है, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लें और हमारे चैनल एम के क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमको और अधिक से अधिक मोटिवेशन मिलती रहे और आप लोगों के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो और अधिक से अधिक लाते रहें। मेरा उद्देश्य इस चैनल पर आप लोगों के साथ अपनी जानकारी को साझा करना है। जो ऑथेंटिक नॉलेज है, जो ऑथेंटिक सोर्स है, उसी के माध्यम से हम आप लोग को इस चैनल के माध्यम से चीज़ों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, किताबें पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और आगे जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे तब भी आप लोगों के लिए ये सारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में क्या क्या अध्याय हैं, आइए उसको हम एक बार आपस में चर्चा कर लेते हैं। विषय सूची यहाँ पर दी गई है। ठीक है, हमारा चैप्टर 1 है पादपों में पोषण। इस चैप्टर में हम लोग पादपों में किस प्रकार का पोषण होता है, जिस प्रकार हम मनुष्यों में या अन्य जानवरों में, अन्य जीव जंतुओं में जिस प्रकार से भोजन के माध्यम से पोषण होता है, उसी प्रकार पादपों में भी पोषण होता है। उसकी विधि के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 में प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों के अंतर्गत हम सभी मनुष्य आ सकते हैं, आ जाएंगे, काफ़ी सारे जीव जंतु भी आ जाएंगे। अध्याय 3 में ऊष्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हीट क्या होता है। अध्याय 4 में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी फिजिकल एंड केमिकल के जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में। अध्याय 6 में हम लोग पढ़ेंगे जीवों में श्वसन, किस प्रकार से जीवों में श्वसन की क्रिया होती है, किस प्रकार पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, मनुष्यों में किस प्रकार के श्वसन की क्रिया होती है, हम लोग श्वसन करते समय किस वायु को ग्रहण करते हैं और किस प्रकार के वायु को अपने शरीर से बाहर करते हैं। अध्याय 7 में हम लोग जंतुओं और पादप में परिवहन यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है उसका परिवहन किस प्रकार से हमारे शरीर में होता है। पादप में जनन, जनन का मतलब अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की विधि। ठीक है, अध्याय 9 में गति एवं समय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगला अध्याय है हमारा 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक क्या है और इसके प्रभाव क्या क्या हमारे सामने दिखाई देते हैं। अध्याय 11 में हम लोग लाइट अर्थात प्रकाश चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 7 में भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन साबित होने वाला है। और इसी के साथ ही साथ जब आप 9th और 10th में पढ़ेंगे तब भी ये चैप्टर बहुत ही काम का है। यहाँ पर सारे चैप्टर्स आपके बेस बना रहे हैं। जब आप 9th और 10th में जाएंगे तो यही सारे बेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अध्याय 12 में हम लोग पढ़ेंगे हमारी जीवन रेखा और अध्याय 13 में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपशिष्ट जल की कहानी। तो इस तरीके से ये सारे अध्याय हम लोग इस क्लास 7 विज्ञान पुस्तक में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा पहला चैप्टर, हमारा पहला अध्याय जिसका नाम है पादपों में पोषण, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन में हमारा पहला अध्याय पादपों में पोषण।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला ये हेडिंग दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है कि पादपों में पोषण विधि, पादपों में पोषण किस विधि से होती है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। सही बात है, इस धरती पर केवल पादप ही ऐसे होते हैं जो अपना भोजन इन सारी चीज़ों से बना सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें उनके परिवेश में उपलब्ध भी होते हैं। इसके अलावा पोषक पदार्थ सजीवों को शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। पोषक पदार्थों का हमारे शरीर में क्या कार्य है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पोषक पदार्थों का हमारे शरीर में क्या उपयोग है, तो पोषक पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर की संरचना, वृद्धि और हमारे शरीर के जो क्षतिग्रस्त स्थान है उसको, इन सारी चीज़ों के रख रखाव में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक, और आगे देखते हैं, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो पोषण की परिभाषा यहाँ पर क्या निकल के आ रही है कि सजीवों के द्वारा जो भोजन किया जाता है उस भोजन का हमारे शरीर में पाचन होता है। पाचन होने के बाद उससे जो हमारे शरीर में एनर्जी आती है, जो पोषक तत्व होते हैं, उसका उपयोग हमारे शरीर में मेंटेनेंस यानी शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए ये जो उपयोग होता है, इसी को पोषण कहा जाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात पेड़ पौधे वे क्या कहलाते हैं? वे स्वपोषी कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और उन पौधों को स्वपोषी पौधे कहा जाता है। और आगे क्या दिया गया है कि जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। कौन कौन? जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं। उन्हें विषमपोषी कहा जाता है, क्योंकि जो जंतु होते हैं एवं अन्य जीव जो होते हैं वो पादपों पर ही निर्भर करते हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ हैं। इसलिए वे पौधों पर ही निर्भर होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। तो यहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण अर्थात पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया से होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां क्या होती हैं? खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। अतः सभी कच्चे पादप या सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। अब वे कौन कौन से कच्चे पदार्थ हो सकते हैं जो पत्तियों तक पहुंचने चाहिए और वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लें? तो वे कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं? तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ अर्थात मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, यानी मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ों के द्वारा अर्थात मूलों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा इन दोनों को तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक,
और आगे क्या दिया गया है कि पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर जाती है। क्या प्रवेश कर जाती है? पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के माध्यम से वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पत्तियों के माध्यम से पौधों में प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करने के पश्चात क्या होता है, सारी चीज़ें इकट्ठे होती हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। कौन कौन से जल एवं खनिज जो मूल के माध्यम से अवशोषित किया गया था उसको किसके माध्यम से? तो तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है, और वायु से जो पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं, अवशोषित करती हैं, उन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। ठीक, चूंकि पौधों में जो तने होते हैं ये वाहिकाएं नली की तरह होती है, नली के समान होती है, तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। यानी पादप के प्रत्येक स्थान में ये वाहिकाएं फैली होती हैं, और ये मूल से अर्थात जड़ से जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतह या सतत मार्ग बनाती हैं। यह मार्ग उनके अंदर से होकर के ही जाता है। तो इस प्रकार से ये दिया गया। और आगे क्या बताया गया कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश अर्थात सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की जो मुख्य भूमिका होती है उसमें क्लोरोफिल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश अर्थात सौर प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में पत्ती की वे सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण जो होता है सूर्य की उपस्थिति में ही होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। तो हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए किन किन चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया कि क्लोरोफिल उपस्थित होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए एवं खनिज उपस्थित होने चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक मटेरियल होते हैं। ठीक है, इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? एक अद्वितीय प्रक्रम है, क्योंकि यह प्रक्रम सिर्फ पादपों में ही होता है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, और सौर ऊर्जा को संग्रहित करने में मदद कौन करता है? यही क्लोरोफिल, तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। तो अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये हम लोग मानकर चलेंगे। यहाँ पर कोशिकाओं के बारे में एक जिक्र किया गया है। किसके बारे में? कोशिकाओं के बारे में। तो कोशिका के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार से
हमारे शरीर के निर्माण के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। अर्थात जब हम लोग किसी घर का निर्माण करते हैं तो छोटे छोटे ईंटों और सीमेंट के माध्यम से घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के निर्माण के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना हुआ होता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कितने कोशिका के? मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और कोशिका एक पतली वाज संरचना वाली झिल्ली से घिरी हुई होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इस कोशिका में केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यहाँ पर कोशिका का आरेख दिया गया है, जहाँ पर ये ऊपरी परत कोशिका की झिल्ली है। ये अंदर वाले जो हिस्से हैं ये कोशिका द्रव्य होता है, और उसमें ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये केंद्रक होता है। तो एक शॉर्ट में हम लोग कोशिका की ये परिभाषा कह सकते हैं कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही कोशिका होती है। अर्थात किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए उसकी जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वो मूल रूप से कोशिका के अंदर ही समाहित होती है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इसके बाद ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल उपस्थित है। और इसके बाद हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? तो उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बताने वाली बात ये आ जा रही है कि मनुष्यों में जो भोजन का पाचन होता है और उससे जो उत्पाद बनता है वो ग्लूकोज के रूप में संचित होती है, परंतु पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात उसमें जो उत्पाद बनता है वह उत्पाद जो पौधों में संचित होती है वो मंड अर्थात स्टार्च के रूप में संचित होती है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पत्ती की एक संरचना यहाँ पर दिखाई गई है और पत्ती में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसको रंध्र बोला जाता है, ये देख लीजिए, ये रंध्र की एक संरचना है, उसमें भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, ये इनकी द्वार कोशिकाएं दिखाई जा रही हैं। और ये जो ग्रीन कलर का जो मटेरियल दिख रहा है ये क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक, और देखते हैं पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होने के लिए आवश्यक व्यवस्था चित्र के बारे में यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित किया गया है।
इसको आप एक उदाहरण के रूप में भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट जल एवं खनिज पदार्थ हैं जो इस पौधे के नीचे जड़ों के हिस्से से प्राप्त हो रहा है। इसके ऊपर ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित है और ये वायु वाली सतह है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। इसके साथ सूर्य, जिससे सौर ऊर्जा हमें पौधों को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस प्रकार से संपन्न हो जाती है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी यानी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें शैवाल कहा जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इसके विषय में कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ये मिला कि पादपों के अलावा ऐसा कौन सा जीव है जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेता है? तो पादपों के अलावा शैवाल, क्या पादपों के अलावा शैवाल ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, अर्थात यह भी स्वपोषी होता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, उसके अंदर किस प्रकार का मटेरियल संचित होता है उत्पाद के रूप में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन से मटेरियल आवश्यक होते हैं, कौन कौन सी दशाएं आवश्यक होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल यमके क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको NCERT विज्ञान विषय को लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म हैं, उन सारी चीज़ों को बड़े ही आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, अपने स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।